हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मीडियंस क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है। उसके बाद चतुर्भुज देखेंगे, चतुर्भुज के पूरे प्रकार देखेंगे, यानी आयत, रोम्बस, ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। सबकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। और उसके बाद प्रिज्म और पिरामिड देख करके इस क्लास का एंड करेंगे, ताकि ज्योमेट्री आपकी 2 क्लास में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और एक क्लास में हम लोग टोटल जो क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की प्रबल संभावना है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम लोग वृत्त देखेंगे, क्योंकि वृत्त भी क्लास 8th में है, इसलिए देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्कल यानी वृत्त देखेंगे। वृत्त थोड़ा सा ना, उसमें क्षेत्रफल और कोई चीज नहीं बताई जाएगी, बस थोड़ी चीज। वृत्त होता क्या है, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है और परिधि क्या होती है, ये सारी चीजें देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं वृत्त। वृत्त आपको पता है कि भैया एक गोला होता है ना। जैसे ये है वृत्त, इसमें एक केंद्र होता है जो एकदम बीच में होता है। इस केंद्र को आप सी लिख सकते हो या ओ लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो पेपर वाला देता है तो ओ लिख करके देता है। आप कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी, फलाने ढकाने दिमाग, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जब पेपर वाला देता है तो जनरली ओ देता है, ठीक है। तो हम भी ओ लिख करके काम चलाते हैं, ये ओ है, ठीक है भैया। अब इसमें पहली चीज ये आती है कि इस सेंटर से इस, अच्छा पहले ये जान लो, जो सफेद वाली है भैया, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर कोई आदमी यहां खड़ा होकर के एक चक्कर लगाता है तो इस दूरी को परिधि कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है, परिधि कहा जाता है भैया, परिधि। और परिधि का जो फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक। अगर यहां से लेकर एक चक्कर आप पूरा लगाओगे तो ये है 2 पाई r, यानी सरकमफ्रेंस परिधि, सही है। अब अगर इस सर्कल पर कहीं भी एक बिंदु है, कहीं भी एक बिंदु है, जैसे मान लेते हैं यहां है, यहां है, या यहां है, या यहां है, या यहां है, कहीं भी अगर इस सर्कल पर कोई भी बिंदु है और उस बिंदु की अगर दूरी सेंटर से देखी जाएगी, या तो ये रहेगी, या तो ये रहेगी, या तो ये रहेगी, या तो ये रहेगी, ऐसे। तो याद कर लो, सेंटर से किसी भी बिंदु की दूरी को, सेंटर से किसी भी बिंदु की दूरी, लेकिन बिंदु कहां होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए। तो सेंटर से यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल एक बना करके आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये हमारा सेंटर था, ये हमारा सेंटर था, ठीक है। चलो भैया, ये है सेंटर। इस सेंटर से मान लेते हैं यही चीज है, ठीक। तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस और हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक है। तो ये है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब ये हुआ सेंटर से किसी भी बिंदु को, वो बिंदु कहां होना चाहिए, इस पर कहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। जैसे आपने देखा है साइकिल का चक्का, साइकिल का चक्का देखा है ना, तो उसके बीच में जिसका नेम होता है सेंटर धुर्रा, यहीं से सारी तीरियां निकलती हैं। एक यहां से यहां जाती है, एक यहां से यहां जाती है, एक यहां से ऐसे ऐसे। तो जितनी भी तीलियां होती हैं किसी चक्के में, जितनी भी तीलियां होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। तो वैसे यहां पर ये सेंटर धुर्रा है, ये रेडियस है। रेडियस का मतलब वही साइकिल की तीरी समझ लो। एक चक्के में जितनी भी तीरी होती है सब बराबर होती है। तो ऐसे यहां पर भी एक सर्कल में जितनी भी त्रिज्याएं रहेंगी सब आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। चाहे जहां खींचो, चाहे यहां से खींच दो, 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 चाहे जहां से खींच दो, जितनी भी रेडियस रहेगी सब आपस में बराबर रहेगी, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त पर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, इसका नेम ए है, इसका नेम बी है। अगर इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए एक लाइन खींचेंगे, ए से लेकर बी तक एक लाइन खींचेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड, यानी जीवा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, कॉर्ड।
यानी जीवा बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, सर्कल पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा बोलते हैं। कहीं भी दो बिंदु रहे, कहीं भी दो बिंदु रहे, मान लेते हैं एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तो ये है जीवा। मान लेते हैं एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तो ये है जीवा। सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन भैया यहां कहीं सेंटर होगा, पहले ध्यान से देखिएगा, यहां कहीं सेंटर होगा। अगर कोई कह रहा है एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, और उसके बाद जैसे ही हमने खींचा ये सेंटर से पास हो गई, तो क्या सर जी हम इसको जीवा बोल सकते हैं? हाँ, जीवा ही है ये जीवा ही है। लेकिन उसका एक अलग से नेम रखा गया है जिसका नाम है व्यास। एक ऐसी जीवा जो सेंटर से पास करती है, एक ऐसी जीवा जो सेंटर से पास करती है, वो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। जैसे ये हमारा सेंटर है, तो ये एक जीवा है, ध्यान से देखिएगा, ये एक जीवा है, लेकिन ये कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। तो इस जीवा को, ये जीवा ही है, इस जीवा को व्यास बोला जाता है। और किसी भी व्यास में दो रेडियस होती है। देखो यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल की तीरी है, और यहां से लेकर यहां तक की एक साइकिल की तीरी है। तो इसका मतलब एक तीरी ये है, एक तीरी ये है, एक आर ये है, एक आर ये है, तो ये है आर और ये भी है आर। अगर यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो दो आर हो गया। इसको हम लोग यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं, व्यास। डायमीटर बोला जाता है इंग्लिश में, इसी से इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी। तो डी बराबर 2r फार्मूला होता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक को व्यास बोला गया जिसको डायमीटर बोला जाता है, तो हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस डी में दो आर है, एक यहां एक यहां, तो 2r, डी बराबर 2r। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने यहां से त्रिज्या देखा, सेंटर से किसी भी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। अगर वो जीवा सेंटर से पास करती है तो उसको व्यास बोलते हैं। एक व्यास में दो रेडियस होती है, एक व्यास में दो रेडियस होती है। सही है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे? तो भैया याद रखिएगा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही होती है जो सेंटर से पास करती है, और जो सेंटर से पास करती है उसको व्यास कहते हैं। तो वृत्त की, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो रहेगी वो व्यास कहलाएगी। याद रखिएगा। और कहां से पास होती है? सेंटर से। एक ऐसी जीवा जो सेंटर से पास करती है उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? व्यास। दो चीजें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। यही ये छोटा सा है और ये छोटा सा है, यही देख लेते हैं, आराम से देखिएगा। देखो ये सेंटर होगा, सही बात है, ये सेंटर होगा, ये भी सही बात है। अगर एक त्रिज्या इधर खींच दो, एक त्रिज्या इधर खींच दो, तो ये देखो जैसे आपने देखा होगा कि किसी तरबूज को, अगर वो तरबूज थोड़ा सा हमें चेक करना है तो हम उसमें चाकू ऐसे डाल करके ऐसे काटते हैं, है ना। अगर आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा पिज्जा को हम ऐसे ही काटते हैं जैसे ये हमने काटा है, तो ये पार्ट आप निकाल लेते हो, है ना, कुछ इस तरीके से आपका निकल जाता है। कट गया ना, एक टुकड़ा इधर निकल गया और एक बड़ा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। इस टुकड़े को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा कटा है इसलिए त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये छोटा है, ये दीर्घ है, ये छोटा है, ये दीर्घ है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर त्रिज्या काटती है तो त्रिज्यखंड होता है। हम लिख दे रहे हैं यहां पर, ये है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। और सर जी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि ये मान लो एक चपाती है, हम ऐसे इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, एक टुकड़ा ये देखो टूट गया, एक टुकड़ा ये टूट गया, जैसे ये इसको अलग करके बना दे रहे हैं, देखो मान लो यही है, ये वाला जो टुकड़ा है ये काटने का तरीका अलग है, ये काटने का तरीका अलग है, ये जीवा से कटा है, ये त्रिज्या से कटा है। अगर त्रिज्या से कटता है तो त्रिज्यखंड, और लेकिन अगर कहीं जीवा से काटते हैं तब उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं वृत्तखंड। सही है। ये है लघु, ये है दीर्घ। जो छोटा रहेगा उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, जो बड़ा रहेगा उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। सही है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये है,
और यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है। कभी कभी अगर दो भाई लोग हैं, दो आपस में बांट रहे हैं, तो ये लोग 20 से एकदम बांटते हैं, सेंटर से काटते हैं। आधा हिस्सा इधर जा रहा है, आधा हिस्सा इधर जा रहा है, तो इसको अर्धवृत्त बोलते हैं, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। बस इतना ही जानना है। चीजें यहाँ पर रेडियस, व्यास, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सही है। अब चलो हम लोग देखते हैं इसके बाद त्रिभुज। क्या भैया? त्रिभुज। अब यहां से एक्चुअल में क्लास स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से सीखिएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हम ना बताएंगे, और कोई भी ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं वाली आकृति, लेकिन बंद होनी चाहिए। तीन भुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति होनी चाहिए। सही है। तीन सीधी भुजाओं वाली हो और बंद आकृति होनी चाहिए। अगर तीन भुजाओं की आकृति है जो बंद है, उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। कोई छोटा सा हम त्रिभुज बना लें, जैसे मान लो ये देखो त्रिभुज है। सही है। अब त्रिभुज, इसको बोलते हैं शीर्ष। जहां दो रेखाएं आकर मिलती हैं उसको बोलते हैं शीर्ष। तो इसमें कितने शीर्ष हैं? ए, बी, सी, तीन शीर्ष है। सही है। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ किसी त्रिभुज के कितने एलिमेंट होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भैया? 6 अंग। सर जी कौन कौन त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो इसमें 3 भुजा और 3 कोण, यानी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 भुजा और 3 कोण, 6 अंग होते हैं। अब 3 भुजा कहाँ है? सर जी एक का नेम ए बी है, चलो हम लिख दे रहे हैं अपने वाले त्रिभुज में। एक का नेम ए बी है, दूसरे का नेम बी सी है, तीसरे का नाम सी ए है। अगर कोई हमसे कहता है कि क्या सर जी हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, हाँ तब भी सही है, बी ए भी लिख सकते हो या ए बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी को सी बी लिख सकते हो, सी ए को ए सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है। 3 कोण कौन कौन है? देखो एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। एक का नेम है एंगल ए, या फिर कल वाली क्लास में आपको बताया गया था किसी एंगल को लिखने के 4-5 तरीके होते हैं। एक तरीका डायरेक्ट उसको लिख दो, एक तरीका जिसके सपोर्ट से बना है उसका नेम, जैसे सी ए बी। जहां कोण बनता है उसको बीच में पटकते हैं, जिसके सपोर्ट से बनता है उसको साइड में पटकते हैं। वो चाहे इधर इधर हो या इधर इधर हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सी ए बी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख करके काम चला ले रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये 6 अंग होते हैं, किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजा 3 कोण। सही है। चलो भैया, आपको यह पता है कि आंतरिक कोणों का योगफल कल बताया गया था। आंतरिक कोणों का योगफल जल्दी से बताओ कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। कोणों का योगफल कितना होता है भैया? हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये याद होना चाहिए। ये त्रिभुज हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। कितने अंग होते हैं? 6 अंग, 3 भुजा 3 कोण। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार देखते हैं भैया। अच्छा, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जिससे एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, देखो दोनों चीजें आराम से देखिए, लिखा हुआ है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरे से कम होता है। चलो पहले वाले का भंडा फोड़ करते हैं। आपसे कुछ पूछा जाता है कि सर जी 3, 4, 5 है, 6, 8, 10 है, बताओ ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे पहले कहने का मतलब ये है, वो चीज जो समझो, लिखा हुआ है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये ऐसे ही हमने त्रिभुज बना दिया है। कह रहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, आप फ्री हो, कोई भी दो भुजा ले लो, उनका योगफल निकाल लो। जैसे हम इन दोनों का लेते हैं 8 और 6, तो कितना हुआ भैया? 8 और 6 का योगफल 14।
जो आया है 14 वो हमेशा तीसरी जो बच गई उससे अधिक रहेगा। इन दोनों को जोड़ो 14, देखो 10 से अधिक है। आप फ्री हो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही आएगा। अगर नहीं सही आ रहा है तो समझ जाइएगा हमने त्रिभुज जो बनाया है वो गलत बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो 8 6 14, देखो 10 से ज्यादा है। 10 8 18, देखो 6 से ज्यादा है। 10 6 16, देखो 8 से ज्यादा है। इसका मतलब ये त्रिभुज बनाया जा सकता है। अगर हमने कहा कि सर जी हमारे पास एक त्रिभुज है जो कुछ इस तरीके का है, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, बताओ ये त्रिभुज बन सकता है कि नहीं? हम तो खाली लिख के बता दे रहे हैं कि 3 4 10 का है, बताओ ये त्रिभुज बन सकता है कि नहीं? हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है? तो आप चेक करेंगे कैसे? यही तरीका लगाएंगे। त्रिभुज की त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से अधिक होता है, कोई भी जोड़े। जैसे देखो 10 4 14, 3 से ज्यादा है। 10 3 13, 4 से ज्यादा है। लेकिन 3 और 4 का योगफल 7 होता है। 7 जो है वो 10 से ज्यादा नहीं है, इसलिए गलत है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सही है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा। बताओ हमारे पास है 2 2 5, बताओ ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं। बताओ ये त्रिभुज बनाया जा सकता है कि नहीं? लगाओ, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, कोई भी दो साइड जोड़ करके देखो, तीसरी से अधिक आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 हो गया। 4 5 से अधिक तो नहीं है, 4 जो आया वो 5 से तो कम है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब कोई कह दे कि सर जी हमारे पास 5 12 13 है, बताओ ये बन सकता है कि नहीं? तो चेक करते हैं, 5 और 12 कितना हो गया? 17, देखो 13 से ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ो 25, देखो इससे ज्यादा है। जो बच गई उसी से देखेंगे। चलो इन दोनों को जोड़ो, 13 5 18, देखो 12 से ज्यादा है। इसका मतलब पहली वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। दूसरी भी वही है, बस खाली यहाँ अंतर देखेंगे। जैसे यही वाला उठा लाते हैं, यही वाला उठा के ले आते हैं। देखो भैया ये 6 है, ये 8 है, ये 10, ये कह रहा है किन्हीं भी दो का अंतर, किन्हीं भी दो का अंतर हमेशा तीसरी से कम होगा, हमेशा। तो चलो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर मतलब होता है बड़का माइनस छोटका। 8 6, अंतर आया 2 का, देखो इससे कम है। सही है। इन दोनों का अंतर देखो 2, देखो इससे कम है। इन दोनों का अंतर देखो 4, देखो इससे कम है। सही है। इस तरीके से हम चेक करेंगे, अंतर हमेशा तीसरी से कम आना चाहिए, योगफल हमेशा तीसरे से बड़ा। तीसरी का मतलब जो छूट गया, जिसको आप नहीं ले रहे हो। और याद रखिएगा, कोई एक बार चेक करके नहीं बताएगा, पूरा जब तक चेक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं बताएंगे कि सर जी हाँ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो आप जल्दी से बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ पॉसिबल है कि नहीं? 3 5 2, 3 5 2, जल्दी से बताओ पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर जी? क्योंकि 2 का योगफल तीसरी से हमेशा अधिक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये आया 5, और 5 तो 5 के बराबर है, अधिक नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है सर जी? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोण के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर कौन कौन नेम होते हैं। तो सबसे पहला यह है भुजा के आधार पर। कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक। दूसरा है, अगर कोई ऐसा त्रिभुज आपको मिल जाए जिसकी दो भुजा बराबर हो तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब यह हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज।
और अगर ऐसा त्रिभुज आपको मिल जाए जिसकी एक भी भुजा किसी से बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, या इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, सही है। देखो समबाहु में तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, देखो तीनों बराबर है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ये है 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो तीनों भुजा अगर बराबर है तो उसको बोलते हैं समबाहु। अगर दो भुजा बराबर है, जैसे मान लेते हैं ये 50 है, ये भी 50 है और ये 40 है, देख लो दो भुजा बराबर है इसलिए इसको समद्विबाहु बोलते हैं। कुछ भी ऐसे हो सकता है, मान लो कि यहाँ 90 है, ये भी 90 है और ये है 9, दो भुजा बराबर है ना, इसलिए इसको समद्विबाहु। विषम बाहु में क्या होता है, विषम बाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। जैसे ये 3 है तो ये 5 है, ये कुछ और रहेगी, सही है। देखो एक भी भुजा बराबर नहीं, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज, सही है। चलो एक और देख लो, 7 8 9, समझ में आ गया। अब चलो जल्दी से बताओ ये क्या है, बिना बनाए ऐसे ही बताओ। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा है 3 5 3, बताओ ये कौन सा त्रिभुज है। ये जब बनेगा त्रिभुज ये तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ कौन सा बनेगा ये। तो ये बनेगा समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा बराबर है, सही है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर 3 नेम होता है, 1 2 3। एक ऐसा ट्रायंगल, चलो अभी हम समझा रहे हैं, पहले नेम लिख देते हैं। एक का नेम है एक्यूट, फुल नेम बता रहे हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरे का नेम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और इसके बाद इसका नेम है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं सर जी इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। बहुत ही आसान है। इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण 6 प्रकार के होते हैं, जो न्यून कोण था, समकोण था, अधिक कोण था, उसके बाद ऋषु कोण, वृहद कोण, ठीक है, उसके बाद संपूर्ण कोण। हमें 3 कोण याद होना चाहिए फिलहाल इसको समझने के लिए। एक होता है न्यून, न्यून का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, अगर 90 हो गया तो समकोण, 90 से अधिक हुआ 180 से कम हुआ तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास, त्रिभुज की बनावट पे मत जाइएगा, एंगल पर देखिएगा, ठीक है, त्रिभुज की बनावट पर मत जाइएगा, ऐसे ही हमने बना दिया है, क्योंकि हो सकता है एंगल छोटा बड़ा हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बनावट पे मत जाइएगा, एंगल पर देखिएगा। मान लो कि यहां है 50 अंश, 60 अंश, ये है 70 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 7 5 12 6 18 180 अंश है, सही है। ये समकोण को ऐसे बनाते हैं भैया, ये भी 90 अंश है, चाहे तो हम 90 लिखें या फिर ऐसे सिर्फ लगा करके छोड़ दें तब भी 90 ही माना जाएगा। अगर 90 हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लगा करके, ऐसे टेढ़ा सा लगा करके छोड़ दें तो वो 90 माना जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये 50 अंश है, मान लो कि ये 40 अंश है, ये मान लेते हैं 120 और ये मान लेते हैं 40 और ये मान लेते हैं 20। अब ध्यान से सुनिए, त्रिभुज जो कोण के आधार पर बहुत ही आसान है। सबसे बड़ा जो कोण है ना उसको देखो, सबसे बड़ा कोण जो है उसको देखो। चलो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, 70, और 70 का नाम क्या होता है, न्यून कोण। इसलिए इस कोण का
इस त्रिभुज का नाम हो गया न्यून कोण त्रिभुज। फिर से सुन लो, अगर हमें त्रिभुज का नाम लिखना है कोण के आधार पर तो हम सबसे बड़ा वाला कोण ढूंढेंगे। सबसे बड़ा वाला कोण कहाँ है? देखो सबसे बड़ा 50 60 70 में सबसे बड़ा कौन है? 70। 70 है क्या? न्यून कोण, इसलिए इस त्रिभुज का नाम हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें चलते हैं, सबसे बड़ा वाला ढूंढते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 40 है, 50 है कि 90 है? सबसे बड़ा 90 है। 90 का नाम क्या होता है? समकोण, इसलिए इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। सही है, इतना ही आसान है। चलो इसमें आते हैं, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला कोण देखो, 20 है, 40 है, 120 है, सबसे बड़ा 120 है। इसका मतलब ये 120 जो है अधिक कोण है, तो इसलिए इस त्रिभुज का नाम हो गया अधिक कोण त्रिभुज। सही है, याद रखिएगा हमेशा सबसे बड़ा वाला जो कोण है उसी को देखेंगे। बड़ा अगर न्यून है तो न्यून कोण त्रिभुज, सम है तो समकोण त्रिभुज, अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। सही है, जल्दी से बताओ। 50 है और 100 है और कितना हो जाएगा? 30 है। बताओ भैया इसका नाम क्या है? इससे बनने वाला जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ। तो भैया इसमें सबसे बड़ा कौन है? 100। 100 का नाम क्या है? अधिक, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज इससे बनेगा। एक और बता दो, जल्दी से बता दो। 60 70 60, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा इससे त्रिभुज बनेगा? उसका नाम क्या होगा? सर जी 70। 70 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 70 न्यून है तो न्यून कोण त्रिभुज। गलत, आप लोगों ने गलत बताया। जल्दी जल्दी में एक चीज आप भूल गए, तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए भैया। 60 70 130 और 60 190 हो गया, ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। सबसे पहले जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका नाम कहां से रखा जाएगा? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहले त्रिभुज बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा सबसे पहले कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। बाकी लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया? मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है? बहुत ही आसान, त्रिभुज की माध्यिकाएं, चलो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये इसका नेम है ए बी सी। ए बी सी इस त्रिभुज का नाम है। अब माध्यिका का मतलब होता है किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर, उसके सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मीडियंस कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। सर जी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आराम से देखो, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब उसके सामने वाली भुजा। उसके सामने कैसे पता चलेगा? अरे सर जी सटी हुई भुजा छोड़ दो, बाकी उसके सामने ही है, ठीक है? एडजेसेंट पड़ोसी भुजा को छोड़ दो, बाकी जो उसके सामने है वही उसके सामने पड़ेगी। सही है, किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, यानी ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मान लो यहाँ है, मध्य बिंदु होना चाहिए, इसका मतलब इधर और इधर आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां से यहां तक की जो रेखा बनेगी इसी को बोलते हैं मीडियन, और मान लेते हैं ये एम है तो ये हो गए सीएम, चीफ मिनिस्टर साहब, तो ये है माध्यिका। फिर से बताएं, चलो फिर से देखो भैया, मान लो कि हमारे पास एक नन्ना मुन्ना सा त्रिभुज है जिसका नेम है ए डी एफ, कुछ भी नेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अगर हम यहां से माध्यिका खींचना चाहते हैं तो ये है पॉइंट, इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, यहां मध्य बिंदु होना चाहिए, बीच में एकदम जाना चाहिए, मतलब आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ वाला कॉन्सेप्ट, आसारानी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? यहां से इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये जो बनेगी इसको हम लोग बोलते हैं, चलो फिर से खींच दें, इसको बोलते हैं मीडियंस। मान लो कि ये एम है तो यहां पर एम जो है वो है माध्यिका या मीडियंस। सही है, समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, 2 पॉइंट सुनिए। पहला, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती। सर जी कैसे? क्योंकि हमने यहाँ सी से खींचा है, अगर हम ए से खींचें तो इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो 2 हो जाएगी, अगर हम यहां से खींचें तो यहां तक मिलाएंगे तो ये 3 हो जाएगी। सही है, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के बाहर नहीं हो सकती, हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगी, हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगी। देख लो ये त्रिभुज के अंदर है। अगर कोई कहेगा सर जी हम यहां से खींचना चाहते हैं तो खींच दो भैया, कौन सी दिक्कत है, लो हो गया। अगर हम यहां से खींचना चाहते हैं तो मान लो यहां तक जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। त्रिभुज की माध्यिका जो है
हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगी और त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंट्राइड बोलते हैं, जाने दो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस ये जाने रहो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और वो हमेशा त्रिभुज के अंदर पाई जाती हैं। चलो भैया, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई देखो, आराम से देखो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक नन्हा मुन्ना सा त्रिभुज है, इसका नेम है पी क्यू आर, सही है, ये छोटा सा त्रिभुज है। अगर आप बताओ, आप जिस रूम में बैठे हो वहां फैन लगा है, तो फैन की ऊंचाई कैसे मेजर करोगे? क्या यहीं खड़े होकर हम फैन की ऊंचाई मेजर कर सकते हैं? नहीं, जिस चीज की भी ऊंचाई मेजर करनी होती है तो जस्ट उसके नीचे जाना पड़ता है, उसके एकदम नीचे जाओगे तब वहां से ऊंचाई पता चलती है, सही है। नहीं तो यही फैन की ऊंचाई हम यहां से मेजर करेंगे, कुछ और आएंगे, और 3 मीटर और दूर से करेंगे तो और ऊंचाई आएगी, 5 मीटर और चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल में हाइट चाहिए तो जस्ट उसके नीचे आना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो वही चीज यहां पर भी है। अगर हम इस त्रिभुज की ऊंचाई देखना चाहते हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो हमें यहां से एक सीधी रेखा 90 अंश का, यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचेंगे। तो ये जहां काटेगा, मान लेते हैं ये आर पे काट रहा है, नहीं आर तो हो चुका है, चलो टी पे, ऐसे ही। तो इस आर टी को हम लोग बोलते हैं, इस आर टी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या ऊंचाई। इस आर टी को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, सही है, समझ में आ रहा है। यहां सामने वाले से मध्य बिंदु पर मिलाया जाता था, मध्य बिंदु। यहां ऐसा जरूरी नहीं है यहां 90 अंश का कोण बने, चाहे जहां बने हमें 90 अंश पर ही मिलाना है। जैसे अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है, कोई कह रहा है सर जी इसकी हाइट, तो इसकी हाइट देखो बाहर आएगी, बाहर आएगी सर जी, बाहर। इसको तब धीरे धीरे यहां तक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 90 अंश बनेगा, सही है। अगर कोई कह रहा है सर जी यहां से खींचो, तो यहां से 90 बनाओगे तो यहां आएगी, मान लो 90 बनेगा। कोई कहेगा यहां से खींचो तो यहां से 90 अंश का कोण बनाओगे तो यहां जाएगी। अब कहने का मतलब यह है कि चाहे एल्टीट्यूड हो चाहे मीडियंस हो, त्रिभुज में 3 होती है, क्योंकि जितने शीर्ष होंगे उतनी होगी, सही है। अब दूसरा पॉइंट, माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगी, लेकिन ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। जैसे देखो ये त्रिभुज के बाहर है, सही है, त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज के बाहर है। तो एल्टीट्यूड जो है यानी ऊंचाई जो है त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है, लेकिन माध्यिका कभी भी बाहर नहीं होती है, सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सभी को पता है कि अंदर के तीनों कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 180 होता है। सर जी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है त्रिभुज का बहिष्कोण गुण, ये क्या होता है? बहुत ही आसान है। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लो कि ये त्रिभुज है भैया, त्रिभुज कहाँ चला गया, ये है त्रिभुज, चलो मान लेते हैं ये छोटा सा त्रिभुज है, या ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये छोटा सा त्रिभुज है, ठीक, चलो हम दोनों में बताते हैं, नहीं इसको हटा ही देते हैं। ए भैया तुम लोग जाओ, चलो यहां से आ जाओ, अभी कुछ बनाना रहेगा देखेंगे। देखो त्रिभुज, ये है हमारे पास एक नन्ना मुन्ना सा त्रिभुज, और ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के अंदर मान लेते हैं ये वाला कोण 40 अंश है, ये वाला कोण 50 अंश है, और ये वाला कोण जो है 80 अंश है। ध्यान से सुनिए, ये है बहिष्कोण, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला गुण ये कहता है, वैसे आपको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाएगा तो हम दूसरा तरीका बता देंगे। कहता है कि ये वाले कोण जो रहेगा हमेशा किसी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर का मतलब जो दूर हो, अंतः
कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखो ये वाला बहिष्कोण, ये बाहर का कोण, सुदूर अंतः जो दूर हो अंतः कोण, अंतः कोण ये तीनों हैं, लेकिन ये दूर नहीं, ये तो पड़ोसी है, इसको छोड़ करके इन दोनों के योगफल के यहाँ बराबर होगा, यानी 50 40, तो यहाँ बनेगा 90 अंश का कोण। सही है? नहीं भैया, पहले तो ये त्रिभुज नहीं है। ओहो, तभी तो दिक्कत हो गई, तभी तो हम कैसे कह रहे हैं। यहां मान लेते हैं 50, इसको मान लेते हैं कुछ और, चलो ये हो गया 60 अंश। क्या कर रहे हो? यहां मान लेते हैं 60 अंश। देखो ये वाला बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी इस दोनों कोणों के योगफल के बराबर यहां बनेगा। 60 40 कितना होता है? 100। सही है? तो बस यही छोटी सी प्रॉपर्टी है। अरे सर जी 100 बताने की क्या जरूरत थी? अगर ये वाला पता है तो हम ये वाला तो निकाल ही सकते हैं। कल हमने पढ़ाया था लीनियर पेयर, एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल 180 होता है। सर जी 80 ये लेके चला गया, 100 ये आ जाएगा। चाहे यहां दोनों से लगा लो, चाहे इन दोनों का योगफल बता दो। सही है? चलो एक और क्वेश्चन इसी पर। मान लो कि ये 30 है, ये कहेगा 80 है, या ऐसा कर सकते हैं ये वाला बता दिया जाएगा 80 है, तो बताओ ये वाला कितना है, ये वाला कितना है। दो तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आराम से देखिएगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो आपको पता है ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण इसको छोड़ करके इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ 80 है तो 30 में कितना जोड़ा जाए कि 80 हो जाए, तो 50 जोड़ दो 80 हो जाएगा। सही है? और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो दो बार ऐसे सोचो, दो बार ऐसे सोचो। क्या सर जी ऐसे क्या सोचना है? ध्यान से देखो, ये वाला 80 है तो ये लीनियर पेयर है, तो ये हो जाएगा 100। ये 80 है तो ये लीनियर पेयर है, 100 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होता है। अच्छा अब इसको मारो गोली। सर जी ये त्रिभुज के अंदर तीन कोण है, एक 100 है, एक 30 है, एक मान लो कुछ है x है, ठीक है? ये 100 है, ये 30 है, ये कुछ है। इन तीनों का योगफल 180 होना चाहिए। 180 में से 130 130 निकल गया, 180 में से 130 निकाल दो तो बचेगा कितना? 50 अंश। आप चाहे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ या डायरेक्ट बताओ। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए भैया जल्दी से, देखिए आपका आंसर कितना आता है। ये है 70, ये है 40, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये वाला। बहुत आसान है, दो तरीके से हम बता सकते हैं। एक तो एंगल की प्रॉपर्टी से, सर जी 70 40 110 हो गया, टोटल तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 110 निकल गया तो 70 बचा। सही है? दूसरा तरीका यह है कि अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो सोचो ये 70 है, बहिष्कोण 110 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। 110 में से 40 निकालो तो इसका मान 70 आ जाएगा। हम कहेंगे कि अंतः कोणों की प्रॉपर्टी लगाओ, तीनों कोणों का योगफल 180। बाकी कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ये भी लगती है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसका आंसर बताओ भैया जल्दी से। सर जी जल्दी से क्या बताएं, पहले क्वेश्चन तो दीजिए। लीजिए क्वेश्चन, ये मान लो कि है 140 और ये मान लो है 80, तो बताओ ये वाला कितना रहेगा? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कितना रहेगा, जल्दी बताओ। तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कितना रहेगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। समबाहु त्रिभुज की धज्जियां उड़ाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लेते हैं, दिखाई तो दे रहा है। चलो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नेम भी रहेगा ए बी सी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनिए सर जी, इसमें ए बी जो भुजा है वो BC के बराबर रहेगी और ये AC के बराबर रहेगी, यानी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण भी बराबर हैं। एंगल A बराबर एंगल B
बराबर एंगल सी। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों आपस में बराबर है अगर समबाहु त्रिभुज है। सर जी तीनों कितने कितने के रहेंगे? तो आराम से निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ये x है तो ये भी x रहेगा, तो ये भी x रहेगा। अरे जितना ये है उतना ये है उतना ये है, सही है। अब ध्यान से सुनो। अच्छा हम एक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, वैसे आपको दिया नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, तो उसके सम्मुख जो कोण है वो भी आपस में बराबर है। अगर भुजा बराबर तो उसके सामने बना हुआ कोण भी बराबर, और अगर कोण बराबर तो उसके सामने उसके सामने जो भुजा है वो भी बराबर। अगर भुजा बराबर नहीं है तो उसके सामने बना हुआ कोण भी बराबर नहीं रहेगा। अब आगे सुनो, जो छोटा कोण है उसके सामने छोटी भुजा रहेगी, और जो बड़ा कोण है उसके सामने बड़ी भुजा रहेगी। ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो मान लो कि ये सर जी ए बी सी है, तो यहां कैसे निकालेंगे? क्योंकि x प्लस एक्स प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों का योगफल आपको पता है 180 होता है। तो यहाँ तीन गधे हो गए, 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, इसका मतलब x का मान आ गया 60 अंश। तो याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 60 अंश का। 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60, सही है। याद रखिएगा त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। कौन से त्रिभुज की? समबाहु त्रिभुज की। तीनों कोण तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, और उनका जो कोण होता है वो 60 अंश का होता है, सही है। चलो इसमें फिर से एक बार बनाते हैं। ये देखो है, अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग मीडियंस के बारे में पढ़े हैं। यहां पर देखो मीडियंस का मतलब ये हुआ कि इसके बीच वाला पॉइंट और यहां से मिलाना है। तो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओहो कहां जा रही है? इसको यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये है मीडियन। ऐसे यहां भी रहेगी तो यहां से मीडियंस। चलो मान लेते हैं यहां एक, यहां भी रहेगा, ये है मीडियंस। ध्यान से सुनो, ये जो हम बनाए हैं ना, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और जो मीडियंस हमने खींचा तो ये 90 अंश का कोण बन गया। अगर 90 अंश का कोण बन गया तो उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो याद क्या रखना है, समबाहु त्रिभुज में मीडियंस यानी माध्यिका और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। माध्यिका और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, ये याद रखना है। और यहां से एक चीज, जैसे अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है, तो जब कभी भी हम मीडियन यहां खींचेंगे, यहां से मीडियन खींचेंगे, तो भैया जी चाहे एल्टीट्यूड खींचो चाहे मीडियन खींचो, हमेशा ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। और दूसरी चीज, ये कोण 60 है, ये कोण 30 हो जाएगा। क्यों सर जी? क्योंकि ये पूरा 60 था, पूरा कितना था? 60, आधा इधर गया आधा इधर गया, सही है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर जी? देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे कोई, जैसे देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, लेकिन ये तीसरी वाली बराबर नहीं है। अभी हमने बताया अगर किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर है, ए भैया एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, दो त्रिभुज, दूसरे वाले में नहीं सर जी इसमें 5 है उसमें भी 5 है, देखो बराबर कहाँ है? नहीं, एक ही त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख बना कोण भी बराबर होगा। इसके सामने ये कोण बनता है, इसके सामने ये कोण बनता है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर रहेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। चलो भैया, अगर कोई आपसे कह दे कि सर जी ये है 30 सेंटीमीटर, तो आप इसको तुरंत लिखिएगा, ये भी 30 रहेगा, और 30 30 60, तो इसका मान तो 120 हो जाएगा, सही है। ये तुरंत तत्काल पहुंचा जा सकता है। तो यहां से याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख बना कोण भी आपस में बराबर होता है। ये तीसरा वाला पता नहीं कितना जाएगा, हमसे मतलब नहीं है, सही है। समझ में आ गया? चलो भैया यहां से और चीजें देख लेते हैं। अगर यहां से आप खींचोगे मीडियंस, तो यहां से जो मीडियंस होगी
वो एल्टीट्यूड का काम करेगी। यही मीडियंस भी है, यही एल्टीट्यूड भी है, लेकिन यहां से ऐसा नहीं है। यहां से ये 90 बना रहा है, लेकिन यहां कहीं जाके मिलेगा मीडियंस। सही है, तो याद रखना है सिर्फ यही दोनों सेम होती है, सिर्फ यही वाला सेम होता है। अगर यहां से खींचा जाएगा तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों के दोनों सेम रहेंगे, और मीडियन है तो आधे आधे हो जाते हैं। ठीक, चलो भैया, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज में इतना जो बताया गया वो आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी 90 वाला त्रिभुज, 90 वाला यानी ये वाला त्रिभुज। ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 रहेगा, इसमें एक कोण 90 रहेगा। जैसे देखो ये 90 है, ऐसे लिखा रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 50, ये 40, सही, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का योग 90 ही होना चाहिए, क्योंकि 90 ये लेकर बैठा है तो ये दोनों 90 रहेंगे, तभी तो 180 माना जाएगा। सही है, चलो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है सर जी? इसमें है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस चचा जी ने यह बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा दोनों बाकी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। सर जी फिर से बताइए, पहले ये समझो कि कर्ण होता क्या है, कर्ण होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। 90 के ठीक सामने, 90 के ठीक सामने बनी हुई जो भुजा है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बोलते हैं। 90 के ठीक सामने रहेगा हमेशा, त्रिभुज चाहे जैसे रहे, अगर 90 है, 90 के ठीक सामने वाले को कर्ण बोला जाएगा। इसको इसको ये आपस में चेंज होता रहता है। क्लास 10 में आपको ट्रिग्नोमेट्री से भेंट हुई होगी, उसमें कभी ये लंब, कभी ये लंब, कभी ये आधार, कभी ये आधार, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण कहा जाता है। सही भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लेते हैं ये कुछ देर के लिए अगर ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, और अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चचवा कभी नहीं बदलेगा, ये कर्ण है तो कर्ण रहेगा। सही है। अब पाइथागोरस चचा जी ने जो फार्मूला दिया वो बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इनका फार्मूला था। ठीक है, चलो सर जी, अब कभी कभी आपको ऐसे 3 साइडें दे दी जाती हैं, 3 साइडें दे दी जाती हैं, पूछा जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना है। चेक करो कि ये चेक करो कि ये समकोण त्रिभुज है। बहुत ही आसान है, कैसे चेक करेंगे, इसी फार्मूले में लाके पटकेंगे। याद रखिएगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। तो कर्ण इसमें कौन रहेगा? 3 नहीं, 4 नहीं, 5, हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वही कर्ण मानी जाती है। ठीक है, देखो ये कर्ण है तो यहां लाके रखो 5 का वर्ग बराबर लंब, चाहे जो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो मान लो। अगर यहाँ 3 का वर्ग लिखते हो तो यहाँ आधार 4 का वर्ग हो गया, अगर यहाँ 4 का वर्ग लिखते हो तो यहाँ 3 का वर्ग लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो इधर कितना आ रहा है? 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, इधर 25 है, उधर भी कितना आ रहा है? 25। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर दोनों साइड इस फार्मूले पे आपने रखा, दोनों साइड बराबर आ गया, तो समझ जाइएगा जो आपको मिला है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और अगर बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं मानी जाएगी। अब आप लोग चेक करिए, जल्दी से बताइए, 5, 13, 12 ये समकोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? रख के चेक करिएगा आराम से। पाइथागोरस थ्योरम पे, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है इधर, बाकी दोनों का वर्ग करके योगफल निकालना है। ठीक है, अगर इसका मान इधर इधर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ गया तो समझ जाइएगा ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और अगर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछा जाता है कि कोई भी ऐसा नंबर दे दिया जाएगा 3, 4, 5, बताओ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? पाइथागोरियन जो है वो त्रिक है कि नहीं है?
तो उसमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि हमारे पास लिखा हुआ है सर जी 6 8 10, बताओ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान, इसी फार्मूले में पटकना है, इसी फार्मूले में पटकना है। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो समझ जाइएगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर बराबर नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। चलो सर जी फार्मूला लिखते हैं। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण से हमें मतलब है जो सबसे बड़वार होती है, जो सबसे बड़ी 10 है, तो यहाँ 10 का वर्ग। लंब चाहे इन दोनों में से चाहे जो, बस आपको पता है कि आगे पीछे चाहे जैसे हो सकता है। 10 का वर्ग 100 होता है, बहुत अच्छी बात है। 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का 36 होता है, 6 का 36 होता है। इन दोनों को जोड़ो तो इधर 100 आ गया और इधर ऑलरेडी 100 है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब सेम तरीका है चेक करने का, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, ऐसे ही चेक करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तब भी वैसे ही चेक करना है। ठीक है, ये तरीका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे कदमों से। कहां पहुंच गए? कांग्रुएंसी पढ़नी है, सर्वांग समता। सर्वांग समता ये पूरा एक चैप्टर है, इसमें 4 कंडीशन है। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग सम, यानी सभी अंग बराबर। लेकिन सर्वांग समता हम लोग किस में देखते हैं? हम लोग त्रिभुज की पढ़ते हैं, यानी दो त्रिभुज के सभी अंग आपस में बराबर हैं, ये कैसे हम लोग पता करेंगे? जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा ताजमहल है, एक छोटा सा ताजमहल है। देखो 10-10 रुपए वाला जो ताजमहल मिलता है वो दोनों एक जैसे होते हैं, उनकी बनावट भी सेम होती है, उनका आकार भी सेम होता है, यानी साइज भी एक जैसी है, शेप भी एक जैसा है। तो अगर कोई दो फिगर ऐसा है जिसकी साइज और शेप दोनों इक्वल है, तो ऐसे फिगर को हम लोग कांग्रुएंट फिगर बोलते हैं, यानी सर्वांग सम। लेकिन हमें त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज में देखना है, तो दो त्रिभुज में जैसे मान लेते हैं, ऐसे ही हमने मान लिया है दो त्रिभुज ये है, उसकी बनावट पे मत जाइएगा, नेम पे जाइएगा और उस पे जो हम बताएंगे वो देखिएगा। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है पीक्यूआर। छोटा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लिखेंगे बराबर, हम लिखेंगे बराबर। मान लो ये 10 है, ये मान लो कि ये 30 है, ये मान लो ये 20 है। वैसे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। चलो ऐसा करते हैं 3 4 5 लिख देते हैं, आपके लिए फायदा हो जाएगा। चलो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। ये मान लो कि ये 6 है, सॉरी 5 है, ये 3 है और ये 4 है। अब ध्यान से देखिए, देखो कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी माना जाएगा जब उसके छो के छो अंग बराबर रहें। 6 अंग होते हैं ना, अभी बताया, 3 कोण 3 भुजा। अगर 3 भुजा आपस में बराबर है और तीनों कोण बराबर हैं, तब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोलेंगे। लेकिन क्या सर जी हम त्रिभुज में 6 अंग देखेंगे? नहीं, 6 अंग नहीं देखेंगे। उसके लिए प्रॉपर्टी बताएगी, 4 प्रॉपर्टी है, अगर याद हो जाए तो याद कर लो। सिर्फ वही चीजें देखेंगे, बाकी को हम कह देंगे कि सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जैसे मान लेते हैं यहां पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश है, मान लेते हैं यहाँ जो है वो 60 अंश है और यहाँ 30 अंश है। ऐसे मान लिया हमने, ऐसे मान लिया, वैसे सही नहीं है लेकिन फिर भी मान लिया। यहाँ 90 है, यहाँ 60 है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है सर जी पी क्यू जो भुजा है ना वो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ बीसी जो है ना वो भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है, एक अंग बराबर है। दूसरा और कोई बराबर है सर जी? हाँ, क्यू आर, क्यू आर 5 है, ए बी 5 है, इसका मतलब क्यू आर और ए बी दोनों आपस में बराबर है। सही, और कुछ बराबर है? हाँ सर जी, पी आर, पी आर जो है वो ए सी के बराबर है। इसका मतलब 3 अंग बराबर है, 3 भुजा, तीनों कोण भी बराबर हैं। हाँ देखो, एंगल पी बराबर है एंगल सी के, देख लो, पी 90 है, सी 90 है। एंगल क्यू 60 है, यहां पर एंगल बी बराबर है। बहुत अच्छी बात है ना भैया। और कोई है? एंगल आर किसके बराबर है? एंगल ए के। 3 कोण 3 भुजा,
छह चीजें बराबर हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम त्रिभुज बोलेंगे। और सर जी कैसे लिखते हैं? पहले वाले का नाम आपकी मर्जी जो आ रही है वो लिख दीजिए। पी क्यू आर लिखेंगे, क्यू पी आर लिखेंगे, आर क्यू पी लिखेंगे, आर पी क्यू लिखेंगे, कुछ भी लिख दो। हम चलो पी क्यू आर लिख दिए, पी क्यू आर, सही है। ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का निशान ऐसे होता है, बराबर लगा के ऊपर चील उड़ कौआ उड़ का निशान लगा देते हैं, ठीक है, पी क्यू आर। अब इसमें जो P के बराबर है वो पहले होना चाहिए, जो P के बराबर है। P के बराबर कौन है सर जी? P कितना अंश था? C। देखो P C के बराबर है तो P C पहले होना चाहिए, देखो त्रिभुज C होना चाहिए। बाद में Q है, Q किसके बराबर है? B, तो B पहले आना चाहिए इसके बाद। और लास्ट में R है, R किसके बराबर है? A, तो ये रहेगा, सही है। इसमें आप फ्री हो, चाहे जो लिख दो। दूसरे वाले में आप बध जाते हो कि जो इसके बराबर है, जो पहले वाले के बराबर है वो पहले वाला, जो दूसरे के बराबर दूसरे नंबर पे, जो तीसरे का बराबर है वही तीसरे नंबर पे होना चाहिए। ये सर्वांग समता का निशान है। तो ये दोनों फिगर जो हैं वो कांग्रुएंट हैं, यानी सर्वांग सम है। क्या सर जी हम 6 चीज ऐसे देखेंगे? उसके लिए 3 चीज देखनी है, मिनिमम 3 चीज बराबर अगर है तो बाकी तीनों चीजों को हम मान लेंगे कि वो भी बराबर होगा। लेकिन वो 3 चीजें अपने आप से नहीं देखनी है, उसके लिए कंडीशन है। चलो पहली कंडीशन क्या है सर जी? ध्यान से देखो, पहली कंडीशन है अगर किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, साइड साइड साइड, अगर किसी भी दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ऐसे दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोलेंगे। सर जी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कोई और त्रिभुज है, यहां पर 3 है, यहां 5 है, यहां 4 है। देखो 3 वाला 3 के बराबर है, 5 वाला 5 के बराबर है, 4 वाला 4 के बराबर है, तीनों भुजा आपस में बराबर है ना, इसलिए एस एस एस, साइड 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 साइड, तीनों साइड है ना, उसकी वजह से ये दोनों त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के क्या माना जाएगा? सर्वांग सम। हमें बाकी 3 और चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 चीजें बराबर हो गई, बस 3 हम चीज देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? साइड साइड साइड। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो सभी कोण भी आपस में बराबर माने जाएंगे, यानी वो दोनों सर्वांग सम माने जाएंगे। सही है, सर्वांग सम होने का मतलब सभी अंग बराबर हो गया, 6 अंग होते हैं, सबके सब बराबर। दूसरी वाली क्या है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, अगर ये है 3, ये है 5 और ये है 7, यहां पर मान लेते हैं कि ये है 3, ये है 5 और यहां है 7, कुछ और लिख लेते हैं 9, कुछ मान लिया है, सही। देखो अच्छा, इसके बारे में बताया ही नहीं गया है, इसके बारे में बताया ही नहीं गया है, कुछ ऐसे रहेगा, ये बताया नहीं जाएगा। 3 3 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, और कहेगा एक कोण ले लीजिए, ये 60 है, ये भी 60 है। अब देखो अगर दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण बराबर है, दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण आपस में बराबर है, तो कहिएगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो क्या बराबर है? ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, 60 60 के बराबर है, इन्हीं दोनों के बीच है ना, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कभी कभी डायरेक्ट इससे प्रश्न आता है कि सर्वांग समता की कंडीशन कौन नहीं है, ये बताइए। तो याद होना चाहिए, हम तीनों भुजा वाला एस एस एस, या फिर साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा के बीच वाला कोण, ऐसा भी होता है, दो कोण के बीच वाली भुजा भी हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। दो दो कोण के बीच की भुजा, दो कोण, जैसे मान लो कि ये है हमारे पास त्रिभुज, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, और ये 9 सेंटीमीटर। जैसे एक और है, ये 50 है, सॉरी ये 50 है, ये 60 है, और ये है 9। देखो 50 50 के इक्वल है, 60 60 के इक्वल है, इन्हीं दोनों कोण के बीच में जो भुजा है वो 9 है,
इन्हीं दोनों कोण के बीच में जो भुजा है वो 9 है, ये वाला इसके बराबर है, तो यही तो प्रॉपर्टी लगी, दो कोण के मध्य वाली भुजा। तो अगर कभी ऐसा हुआ साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, तो इस वजह से ये पहला वाला जो त्रिभुज है दूसरे वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। सही है सर जी, ये क्या है, आरएचएस राइट हैंड साइड है, नहीं, आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, साइड का मतलब कोई एक भुजा। जैसे ये हमारे पास ये 90 है, ये 90 है, ये यही बता रहा है राइट एंगल यानी समकोण। ये एच का मतलब कर्ण हाइपोटेन्यूज, और साइड का मतलब कोई भी एक भुजा, कोई भी एक भुजा। सही है। अगर दो आपके पास ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें समकोण बराबर है, कर्ण बराबर है, मान लो कि ये इसके बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है, चाहे ये वाली इसके बराबर हो, चाहे ये वाली इसके बराबर हो, चाहे ये वाली इसके बराबर हो, चाहे जिसके बराबर हो, जैसे मान लेते हैं ये वाली इसके बराबर है, तो समझ जाइएगा ये आर एच इसकी कंडीशन से ये पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। इसका मतलब सभी अंग जो है वो बराबर माने जाएंगे। तो चार कंडीशन है, चारों कंडीशन याद कर लीजिए। एक पहली कंडीशन एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या है, समकोण, कर्ण और कोई एक भुजा। ये चारों कंडीशन के अलावा अपने पास से पांचवी कंडीशन ना लगाइएगा कि सर जी लाओ हम देखते हैं तीनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम, नहीं, अपने पास से कोई कंडीशन ना लगाइएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं, अब कहां पहुंच गए हैं धीरे धीरे कदमों से। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के बारे में बेसिक नॉलेज कल दे दिया गया था, चलो आज लेते हैं उसके बारे में। और ऐसे ही कुछ हमने बना दिया है, ध्यान से सुनो, ए बी सी डी, इस पॉइंट को शीर्ष 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 शीर्ष। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजा होती है, सही है, चार शीर्ष होते हैं, सही है। कितने डायगोनल होते हैं कल बताया गया था, खींच करके बताया गया था, है ना भैया, कितने डायगोनल होते हैं, एक दो, सही है, बहुत अच्छी बात है। कितने डायगोनल, दो, दो विकर्ण, वहां वो कर्ण था, यहां ये विकर्ण रहेगा, दो विकर्ण, दो विकर्ण, सही है। कोणों का योगफल कितना होता है, कोणों का योगफल कितना होता है 360, कितने शीर्ष, चार, कितनी भुजा, चार, सही है। अब चलो देखो ध्यान से, सर जी हम यहां से इन दोनों को इरेज कर देते हैं ताकि, अच्छा एक नया बना देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो ए बी सी डी, शीर्ष ए और शीर्ष सी ये दोनों सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे, शीर्ष ए शीर्ष सी ये सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे, शीर्ष बी और इसके सामने डी ये दोनों सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे, सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो और कुछ, हाँ और कुछ देखते हैं, ये और ये सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी सी डी के सम्मुख भुजा है, बी सी ए डी के सम्मुख भुजा है, समझ में आ गया। ये सम्मुख शीर्ष है, ये सम्मुख शीर्ष है, ये सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख भुजा है, यहां पर एक कोण बनेगा, यहां पर एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, यहां एक कोण बनेगा, यहां एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, सही है। अब क्वाड्रिलेटरल 6 प्रकार के होते हैं, हम एक एक की धज्जियां उड़ाएंगे, पहले 6 का नेम हम ऐसे ही बोल करके आपको बता देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक। देखो भैया
पहले वाले का नेम ऐसे कुछ भी सीरियल वाइज नहीं, बस ऐसे ही बता दे रहे। एक का नेम है आयत यानी रेक्टेंगल, दूसरे का नेम है वर्ग यानी स्क्वायर, तीसरे का नेम है पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समचतुर्भुज, उसके बाद समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद पतंग। ये 6 प्रकार हैं। चलो अब एक एक के धज्जियां उड़ाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होती है। सम्मुख कोण ये दोनों हैं, सम्मुख शीर्ष यही दोनों हैं, ये दोनों भी है, ये दोनों सम्मुख कोण भी है, ये सम्मुख भुजा है। 2 डायगोनल होता है और यहाँ पर योगफल अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। जहां दोनों डायगोनल, जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उसको प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। ये तो बहुत पहले बताया गया था रेखा वाले में। रेखा को किसने देखा है ना। चलो यहां पर आ जाओ। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकार, वही 1 2 3 4 5 6 प्रकार याद कर लो। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद पतंग। पहले पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट। ठीक, चलो अब एक एक को देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होती है आराम से सुनिएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, भले ही बुक में आपको कुछ भी लिखा मिले। बुक में एक्स्ट्रा लिखा है लेकिन जितना हम बता रहे हैं उतना 100% सही है। बुक वाले बाद में समझेंगे। सही है। देखो, किसी फिगर को आयत होने के लिए, या फिर ऐसे समझो, एक ऐसा फिगर जिसके सभी कोण 90 अंश के हैं, एक ऐसा फिगर जिसके सभी कोण यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो उसको बोलते हैं आयत। बस इतना ही है। अगर चारों कोण 90 90 90 90 90 हैं तो उसको आयत बोला जाता है। आयत का फिगर कैसे होता है वो बना दे रहे हैं। प्रॉपर्टी आपको सारी याद करनी पड़ेगी। चलो भैया आयत मिल जाए। देखो ये है आयत, ये है आयत। आयत में क्या देखना है कि अगर 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश ए बी सी डी, सही है। अगर एक ऐसी आकृति हमारे पास है जिसके चारों कोण 90 90 90 90 90 हैं तो उसको बोलते हैं आयत। लेकिन बुकों में लिखा रहता है कि सर जी सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी फिगर अगर 90 90 90 90 ला रहा है, चारों कोण अगर 90 90 90 90 90 ला रहा है तो समझ जाइएगा वो आयत है। क्योंकि अगर 90 90 है तो ये भुजा बराबर होगी 101%। सही है। बुक वाले थोड़ा बाद में समझेंगे, अभी काटने लगे हैं। कुछ कुछ बुक में कटने लगा कि सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। अरे भैया जब आपने कह दिया कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए तो उसमें अपने आप बराबर हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। सही है। तो चलो पहला पॉइंट याद कर लो। प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक जो कोण है वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अब यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। सम्मुख भुजा बराबर होती है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लिखने पर कम ध्यान देंगे, बोलने पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। पहला 90, सभी कोण 90 90 होते हैं। सम्मुख भुजा यानी ये वाली इस वाली के बराबर, ये वाली इस वाली के बराबर होता है। और आगे सुनो, विकर्ण, विकर्ण सीधा नहीं है भले ही जाने दो, विकर्ण बराबर होते हैं यानी AC बराबर BD। विकर्ण बराबर होते हैं AC बराबर BD। सही है। जितना AC है उतना ही BD है। आगे सुनो, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है।
दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास AC है या BD है, तो अगर ये मान लो कि P है, तो A से लेकर P तक की दूरी और P से लेकर C तक की दूरी बराबर है, क्योंकि A और C का मध्य बिंदु P है, तो A से P तक की दूरी और P से C तक की दूरी बराबर है। मतलब ये और ये आपस में बराबर है। सेम वैसे ही B से लेकर P तक की दूरी, P से लेकर D तक की दूरी बराबर होगी। सही है, इतना पॉइंट आपको यहां पता होना चाहिए। किसमें? आयत में। अब चलो आगे बढ़ते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग बनाते हैं पहले। भैया जी वर्ग बन जा धीरे से, हो सकता है ना बने, बराबर ना दिखे, जाने दो। ये वर्ग है। वर्ग में आप कहोगे कि प्रत्येक कोण 90 अंश का और चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा चारों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, प्रत्येक कोण 90 अंश, चारों भुजा आपस में बराबर। अब डायगोनल पे आते हैं। अब आते हैं डायगोनल पे। ये वाली और ये वाले दोनों जो डायगोनल होते हैं, दोनों जो डायगोनल होते हैं यानी दोनों जो विकर्ण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। चलो हम नेम से बताते हैं। AC BD के बराबर है, AC BD के बराबर है, और ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये है मध्य बिंदु। जैसे आयत में था यहां पर भी है। A से लेकर P तक की दूरी, P से लेकर C तक की दूरी बराबर है, B से लेकर P तक की दूरी, P से लेकर D तक की दूरी बराबर है। वहां एक प्रॉपर्टी कम थी, यहां एक बढ़ जाएगी। वहां दोनों जो काट रहे थे, कितने कोण पे काट रहे थे नहीं पता है, कितने कोण पर काट रहे थे नहीं पता है, लेकिन यहां जो काट रहे हैं वो 90 अंश पर काट रहे हैं। 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, मतलब चारों इधर उधर, चारों 90 90 90 90 बन रहा है। ये याद रखिएगा। सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये है वर्ग। जितनी प्रॉपर्टी बताई जा रही है सब दिमाग में डाल लो भैया। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, अब ध्यान से सुनो, समांतर चतुर्भुज में होता क्या है? कौन वाला है समांतर चतुर्भुज? ये वाला है। लो भैया, ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, बस उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बुकों में लिखा होता है सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होनी चाहिए। अरे भैया, जब सम्मुख भुजाएं समांतर रहेंगी तो 101% बराबर ही रहेंगी, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। ये 101% अगर ये दोनों पेयर समांतर रहेगा तो वो बराबर भी रहेगा। हम लिख दे रहे हैं A B C D। यहां पर AB बराबर है CD के, और AB जो है वो पैरेलल है, समांतर है CD के। दूसरा सुनो, AD बराबर है BC के, और AD जो है वो पैरेलल है BC के। सही है। अब चलो आगे देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। सही है। वैसे ही ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ में आया यहां तक? अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें विकर्ण बराबर होते थे। यहां पहला ऐसा फिगर हमें मिलने वाला है जिसमें विकर्ण बराबर नहीं है। एक विकर्ण बड़ा होगा, एक विकर्ण छोटा होगा, एक विकर्ण बड़ा होगा, एक विकर्ण छोटा होगा। देख लो। सही है। लेकिन ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, आधा इधर फेंकेगा, आधा इधर फेंकेगा, आधा इधर फेंकेगा, आधा इधर फेंकेगा। सही है। कितने कोण पे काट रहे हैं नहीं पता, कम भी हो सकता है 90 से, 90 भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितनी प्रॉपर्टी बताई गई है, देखो ये वाला एंगल, कुछ लोग कहते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, कहां चले कहां चले, हाँ इस पे आ रहे हैं।
अब है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है उसको देखते हैं। ये बराबर बन जाएगा कि नहीं, पता नहीं बराबर बनेगा कि नहीं। चलो मान लेते हैं ये बराबर है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और समांतर हो तो उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली चारों भुजा आपस में बराबर है जैसे वर्ग में। ठीक, अब ये इसके समांतर है, ए बी सी डी। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के और बी सी समांतर है ए डी के। चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। सही है। अगर एक प्रॉपर्टी अलग से जोड़ना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, ये उसमें भी था, ये चारों फिगर में था कि सर जी संलग्न कोण, संलग्न कोण जो है, एडजेसेंट जो कोण है, ठीक है, उन दोनों का योगफल 180 होगा, इन दोनों का योगफल 180 होगा, इन दोनों का योगफल 180 होगा, आसन्न कोण का योगफल 180, इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का योगफल। याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं। एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। देख लो, एक जो विकर्ण है AC जो है वो बड़ा है और BD जो है वो छोटा है, इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये है प्रतिच्छेदन बिंदु, ये है प्रतिच्छेदन बिंदु, आधा इधर फेंकेगा आधा इधर फेंकेगा और आधा इधर फेंकेगा आधा इधर फेंकेगा। सही है, समझ में आया। दूसरी चीज, जैसे आयत के बारे में कुछ नहीं बोला गया था कितने अंश पे काटते हैं, लेकिन वर्ग के बारे में बोला गया था कि 90 अंश पे काटते हैं। वैसे ही पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन समचतुर्भुज में याद रखना है कि ये 90 पर काटते हैं, 90 90 90 90। सही है। जितनी प्रॉपर्टी बता दी गई है उतने कंठस्थ कर लो, अच्छी तरीके से भेजे में डाल लो। यहां पर वहां कुछ नहीं बताया गया था कि ये वाला कोण आधा इधर जाओ, चलो फिर से बना दे रहे हैं। देखो ये वाला आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, या वहां इसके पहले कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन इसमें बोला जा रहा है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर जी ट्रेपीजियम आ जाओ। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, अगर कोई ऐसा फिगर है जिसमें एक पेयर समांतर है, दो पेयर नहीं, दोनों को जोड़ा नहीं, एक पेयर अगर समांतर है तो उसको बोलते हैं समांतर सॉरी समलंब चतुर्भुज। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कुछ कहीं मिल जाए भैया, कुछ कहीं, हाँ देखो ये है, ये है, या फिर ये है, या फिर हम अपने पास से बना दे रहे हैं, लो कुछ भी ऐसा रहे। देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, सिर्फ एक पेयर एक जोड़ा समांतर है तो ऐसे फिगर को हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समझ में आया। दोनों नहीं कि सर जी ये वाला इसके समांतर हो जाए, अगर ये भी समांतर हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। सिर्फ एक पेयर समांतर होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। सही है, ये कंडीशन है कि एक ही होना चाहिए, दोनों अगर हुआ तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, अगर एक है तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज। सर जी प्रॉपर्टी में आइए, प्रॉपर्टी में यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं कह सकते। हम ये वाला इसके इक्वल होगा, नहीं कह सकते। विकर्ण यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बराबर होंगे, नहीं कह सकते, कुछ भी बराबर नहीं होगा। क्या सर जी आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, नहीं हो सकता।
आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, नहीं हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोण कुछ भी हो सकता है, आधा होगा कि नहीं होगा नहीं बताया जा सकता है, विकर्ण आधे होंगे कि नहीं होंगे नहीं बताया जा सकता है, कितने कोण पर काटेंगे नहीं बताया जा सकता है, सम्मुख कोण बराबर होंगे नहीं बताया जा सकता है। सिर्फ एक चीज बताया जा सकता है कि एक पेयर यानी दो भुजाएं समांतर होंगी, बस और कुछ भी नहीं। तो ऐसे फिगर को समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। जब मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें इन सब की फिर से धज्जियां उकेली जाएंगी, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है सबका बताया जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है काइट। सर जी देखें काइट का फिगर दिया है कि नहीं, काइट का कुछ है लेना देना, काइट का नहीं है, यही है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको काइट। लो सर जी ये है काइट, नहीं ये नहीं है, हटाओ इसको बना ही देते हैं। देखो एक ऐसा फिगर, अरे भैया कहे परेशान की हो, एक ऐसा फिगर, पहले इसको इरेज करते हैं, खींचना तो है लेकिन पहले इरेज करते हैं। इरेज हो जा भैया, लाला, हो गुस्सा हो गया है, नहीं इरेज होगा, अब होगा। ठीक, देखो ये है काइट। सर जी इसमें क्या खासियत है, इसमें खासियत ये है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, बस। अगर दो दो संलग्न भुजाएं बराबर हैं, दो दो पड़ोसी भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे फिगर को हम लोग काइट बोलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर है, अगर वो भी बराबर हो जाएगी तो चारों भुजा बराबर हो जाएगी, तो समचतुर्भुज बन जाएगा। याद रखिएगा, दो भुजा बराबर दो भुजा बराबर। जैसे कुछ और फिगर, ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये है काइट। सही है। अब चलो एक काइट की धज्जियां उकेलते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं इसकी। क्या है काइट के अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास होती है, तो उसको देखते हैं। ए भैया मिर्चा, चलो देखो भैया, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। सही। इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है। सही। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। चलो हम नाम लिख के आपको बताते हैं, ए बी सी डी, ए सी बी डी। ए सी एक विकर्ण है, बी डी एक विकर्ण है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। सही है। देखो ए सी छोटा है बी डी बड़ा है, लेकिन एक छोटी सी खासियत होती है कि इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं वो एक एक डायगोनल को आधा आधा करती है, यानी एक विकर्ण को समद्विभाजित करती है। जैसे देखो आधा इधर गया आधा इधर गया, लेकिन एक विकर्ण समद्विभाजित नहीं होता है। देख लो छोटा सा है बड़ा सा है ना भैया, ये क्या आधा आधा हो गया, नहीं हुआ। सिर्फ एक विकर्ण आधा आधा होगा, समद्विभाजित होगा, बाकी दूसरा विकर्ण आधा आधा नहीं होगा। सही। अब दूसरी खासियत इसके पास ये है कि ये जो विकर्ण होते हैं ना, जहां एक दूसरे को काटते हैं तो 90 अंश पर काटते हैं, ये बहुत तगड़ी चीज है, 90 अंश पर काटते हैं। अब हम तीन ऐसे विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं 90 अंश, क्या उसका नाम आप बता सकते हो? तो सुनो ध्यान से, पहला आप लिखो, दूसरा आप लिखो, तीसरा आप लिखो। अगर लिख चुके हो तो पहला सुनो, पहला स्क्वायर था, दूसरा रोम्बस था, तीसरा काइट है। तीन ऐसे डायगोनल्स हैं, तीन ऐसे फिगर हैं जिसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, कंफर्म है 101%। एक है वर्ग, दूसरा है रोम्बस यानी जिसको समचतुर्भुज कहते हैं, और तीसरा पतंग। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ। आगे क्या है सर जी? आगे है 3D शेप्स, त्रिविमीय आकृति। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्लेन फिगर था, 2D था। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल का मतलब सिर्फ इसमें दो ही चीज थी, लंबाई चौड़ाई, दो ही चीज थी, कुछ भी रहेगा दो ही चीज। लेकिन अब 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल, इसका मतलब तीन चीज आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऊंचाई नहीं रहेगी तो गहराई, गहराई नहीं रहेगी तो मोटाई। सही है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन चार फिगर हमने आपके सामने लिखे हैं। जैसे ये है सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब जैसे आपके घर में पाइप वाइप होगा, सिलेंडर घर गैस वाला चूल्हा होता है,
गैस गैस जिसमें रहती है, गैस सिलेंडर होता है, वो भी सिलेंडर है। ये देखो एक सिलेंडर है, सही है, जितनी भी पाइप है वो सिलेंडर है, इसका सिलेंडर नेम है देखो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो पेन पहले चेंज करें तब बोले। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं भैया, सिलेंडर मतलब बेलन। तुम कहने जा रहे हो, चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा ये इस पे टच था, हमें ही बेवकूफ बनाता है ये। हाँ, इसको बोलते हैं बेलन। तो बेलन एक 3D शेप है, बेलन एक 3D शेप है। दूसरा है कोन, कोन को कोन ही बोलते हैं, या आप शंकु बोल सकते हो, कोन को कोन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शंकु, ये है क्यूब जिसको घन कहा जाता है, इसी का बड़ा भाई है क्यूबॉइड जिसको घनाभ कहा जाता है। स्फीयर जिसको हम लोग गोला कहते हैं, गोल नहीं भैया, गोला, ठीक है। स्फीयर का अगर एग्जांपल लेना है तो स्फीयर का मतलब जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, सही है। और क्यूब का लेना है तो कोई ऐसी चीज जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर बराबर है तो उसको बोलते हैं क्यूब या घन बोलते हैं, सही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे लूडो का डाइस होता है, देखो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है ना। और कोन, कोन तो आप जानते हो, आइसक्रीम वाला कोन या बर्थडे वाला कैप। पिरामिड और प्रिज्म, पिरामिड को पिरामिड कहा जाता है, प्रिज्म को प्रिज्म कहा जाता है। गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा नाम, ध्यान से सुनो। पिरामिड कोई भी ऐसा शेप जो ऊपर जाके एक पॉइंट पे खत्म हो जाए, कोई भी ऐसा शेप जो इधर से चले इधर से चले उधर से चले, लेकिन ऊपर जाके एक पॉइंट पे खत्म हो जाए, एक बिंदु पर खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं पिरामिड, सही है। जैसे मिस्र का पिरामिड है, 3-4 तरफ से ऐसे ऐसे चल रही है ना दीवार, ऊपर जाके एक पॉइंट पे खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं पिरामिड। समझ में आ गया। दूसरा प्रिज्म क्या होता है, सर जी प्रिज्म उसे कहते हैं जो इधर से चले उधर से चले इधर से चले उधर से चले, चाहे जिधर से चले, लेकिन जो शेप नीचे है वही शेप ऊपर लाएगा। नीचे अगर गोला बना है तो ऊपर भी गोला बना रहेगा, नीचे अगर त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज बनेगा, नीचे अगर चतुर्भुज है तो ऊपर भी चतुर्भुज बनेगा, तो उसको बोलते हैं प्रिज्म। जो शेप नीचे है वही शेप ऊपर है, देखो यहां पर त्रिभुज है, यहां पर भी त्रिभुज है, सही है, नीचे त्रिभुज ऊपर त्रिभुज, इसका मतलब ये प्रिज्म। और अगर नीचे कुछ भी हो, ऊपर जाके एक पॉइंट पे खत्म हो गए, तो समझ जाइएगा उसको बोलते हैं पिरामिड, सही है। ये सब क्या है, 3D यानी त्रिविमीय आकृति है। अब इसमें यूलर्स फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो अभी से नोट कर लीजिए, 3 स्टार वाला है ये। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, कंपलसरी 101% आएगा। सर जी ये किस पर है, ये फेस, एज और कॉर्नर पे होता है। जैसे एक पहले 3D वाला फिगर लेते हैं, 3D वाला फिगर आ जाए भैया कोई, जैसे मान लो ये, चलो भैया बन जाओ, मेहनत से बनिएगा, अच्छा सा बनिएगा, ये देखो दनादन बन गया। अब ध्यान से देखो, एक होता है फेस, ये क्या हो गया, हरदम तो इस पे टच हो जाता है, इस वाले पे टच हो जाओ, हाँ लो वही चले गए, आगे जाओ। देखो एक होता है फेस, फेस का मतलब होता है फलक, एक होता है एज, एज का मतलब होता है कोर या किनारा, कोर या किनारा, आप किनारा भी लिख सकते हैं। एक होता है वर्टिक्स, इसका मतलब होता है क्या कहते हैं भैया, शीर्ष। फेस का कैपिटल लेटर एफ लेंगे फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर ई लेंगे, इसका फर्स्ट लेटर बी लेंगे। अब ध्यान से सुनो, पहले फेस क्या है और एज क्या है, वर्टिक्स क्या है। वर्टिक्स का मतलब होता है कोना, कोना, अच्छा यहाँ वर्टिक्स का मतलब कोना लिख दें ताकि और क्लियर हो जाए, है ना। और इसका कोर का मतलब किनारा, ताकि और क्लियर हो जाए। चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले वर्टिक्स, वर्टिक्स का मतलब कोना। जैसे अगर रियल लाइफ में एग्जांपल लेना है तो जाओ बाहर से एक नंबर ईटा ले आओ, एक नंबर ईटा ले आओ, सही है। वो भी नहीं करना है, नंबर ईटा तो आपके हाथ में रहेगा, पूरा
चेक कर सकते हैं। वो भी नहीं करना है तो जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें देखो कितने कोने हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें देखो कितने कोने हैं, तो देख लो 8 कोने हैं। सर जी इसमें दिखाइए, अच्छा ऐसे दिखा दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर, एक सामने एक नीचे, एक इधर, 8 है। यहाँ दिखाइए तो देखो ये एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ, 4 ये हो गए, 5 6 7 8। इसका मतलब शीर्षों की जो संख्या है, कोनों की जो संख्या है वो 8 है, तो v का मान 8 आ गया। हर फिगर के लिए अलग अलग रहेगा, ये नहीं कि सर जी ने ये गिना दिया है अभी हम याद कर लेंगे एक v का मान 8 होता है हमेशा ठोकते रहेंगे, नहीं भैया, हर फिगर के लिए अलग अलग होता है। तो v का मान इस क्वेश्चन के लिए यानी वर्टेक्स का मान यानी कोने का मान यानी कोनों की संख्या 8 है। ठीक, अब चलो e का मान देखते हैं। ई का मतलब होता है एज, एज का मतलब होता है कोर, कोर का मतलब होता है किनारा। जैसे आप छत पे चढ़ते हैं ना तो छोटे बच्चे को मना कर भैया किनारे पर मत जाओ, किनारे का मतलब वही जो किनारा होता है, सही है। अगर आपको देखना है ईंटे में तो ईंटा ऐसे रख दो, ये किनारा जो कोर है उसी को बोलते हैं एज। अब आपके रूम में कितनी एज है तो देख लो, कोने को मिलाने वाली, कोने कोने को मिलाने वाली लाइन को एज बोलते हैं। देखो कोना कोना यहां से मिला है तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 तो इधर हो गए, 4 इधर हो गई, 1 2 4 इधर हो गई, कुल मिलाकर के 12। हम यहां पर आपको गिनाते हैं यहां एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। किस कलर से, इससे देखो, देखो भैया यही है, यही है एज। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 ये हो गई, ये देखो 5 हो गई, ये देखो 6 हो गई, कोई छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा छूट गया संकल्प हमारा टूट गया। तो वैसे ये भी है, कितनी हो गई भैया गिनते रहो, 1 2 3 4 3 7, एक 8 हो गई, एक 9 हो गई, एक 10 हो गई, 11 हो गई और ये 12 हो गई। ठीक है, इसका मतलब किसी भी फिगर में नहीं, बस इसी फिगर में, याद रखिएगा नहीं दिक्कत हो जाएगी। चलो सर जी यहां पर हो गई 12, बहुत अच्छी बात है। अभी एक और बच रहा है फेस, फेस फेस फेस। चलो फेस देखते हैं, फेस कितना है। फेस का मतलब होता है फलक, फलक का मतलब जो बराबर है वही फलक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना। जैसे हमारे हाथ में कितने फेस हैं, एक इधर है एक इधर है, और थोड़ा सा अगर बराबर होता है, लाओ चलो रंदा उंदा मरवा के इसको भी देखें तो ये भी एक फलक। ऐसे ही ईंटे में 6 फलक होते हैं, ईंटा ऐसे रखोगे तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, 2 हो गया, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, 4 हो गया, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, 6 हो गया, सही है। अब नंबर ईंटा तो है नहीं, नहीं बता दिए होते। आप जिस रूम में देखो 6 फलक है, एक राइट पे ऐसे देखो दीवार खड़ी होगी, एक लेफ्ट पे 2 हो गई, एक सामने होगी एक पीछे होगी तो 4 हो गई, एक ऊपर जो छत है उसको भी फलक बोला गया है तो 5, और एक जमीन है उसको भी फलक बोलेंगे यानी फेस बोलेंगे, तो कुल मिलाकर के 6 हो गया, सही है। ऐसे गिनते हैं, समझ में आ गया। तो वर्टिक्स 8 है, फेस 12 है, सॉरी एज 12 है, फेस 6, सही है। हर फिगर के लिए ये अलग अलग रहेगा, हर फिगर के लिए ये अलग अलग रहेगा। अब देखो ध्यान से, सर जी यूलर्स फार्मूला क्या है, तो यूलर्स ने बताया था कि किसी भी 3D फिगर में, किसी भी 3D फिगर में, चाहे वो कौन हो चाहे चाहे जो हो, किसी भी फिगर में 3D फिगर में, तो एक फेस एज वर्टिक्स में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को सबसे पहले यूलर ने देखा था, उन्होंने बताया कि फार्मूला ये है कि अगर फेसों की संख्या यानी फलकों की संख्या अगर वर्टिक्स में जोड़ा जाएगा तो ये बराबर होगा E+2 के, ये है फार्मूला, सही है। F+V बराबर E+2। इस फार्मूले को आप कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि सर जी F इधर रहने दो, V भी इधर रहने दो, इस E को इधर के आओ माइनस हो जाएगा, बराबर में दो। चाहे ये वाला याद करो चाहे ये वाला, लेकिन यूलर ने जो दिया था वो ये दिया था, बाकी आप तोड़ फोड़ के चाहे जो करो। चलो देखो क्या ये हमारा जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, तो हम इसको एक बार पहले सेट करते हैं, F+V बराबर में E+2, सही है। F का मान है 6, V का मान है 12, 12 है, V का मान 8 है भैया, कहां 12 लिख दिए, ओहो। V का मान 8, E का मान है 12, प्लस में 2, देखो इधर जोड़ोगे तब भी 14, इधर जोड़ोगे तब भी 14,
सही है। तो इसका मतलब किसी भी 3D फिगर में ऐसे ही निकाला जाता है, सही है। लेकिन सर जी इसका यूज क्या है, यूज क्या रहेगा, आराम से देखो। जैसे कभी कभी किसी में ऐसे पूछता है आपसे क्वेश्चन, कहेगा किसी उसमें जो है 3D फिगर में फेसों की संख्या 8 है और उसके बाद वर्टिक्स की संख्या 10 है, तो बताओ एच की संख्या कितनी रहेगी। ओहो हो, फार्मूला लगाओ, आंसर लो, काम खत्म। फार्मूला क्या है, एफ प्लस वी माइनस ई लगाओ, चाहे इधर ई लगाओ, आपकी मर्जी, चाहे इधर लगाओ। चलो सबका मान रखते हैं, एफ का मान 8 है, वी का मान 10 है, ई का मान नहीं पता है, प्लस में 2, ये 10 8 18 हो गया, ये प्लस 2 है, इधर ले आओ, माइनस का 2 हो गया, ये ई हो गया। तो 18 में से 2 निकल गया तो 16 आ गया, इसका मतलब ई का मान 16 आ गया, निकल आया। कोई भी दो गायब करके एक पूछा जा सकता है, हो सकता है फेस गायब कर दे, हो सकता है एज गायब कर दे, हो सकता है वर्टिक्स गायब कर दे, कोई भी एक गायब करके दो दिया रहेगा तो उसी को पूछा जाएगा जो गायब है, ठीक। तो ये है फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, याद कर लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला चाहे जो वाला, याद कर लो, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बस 2 स्लाइड और है, वो भी बहुत आसान आसान। सर जी प्रिज्म और पिरामिड में थोड़ा सा नेम बता दीजिए, तो बहुत ही आसान है। देखो हमने कहा था प्रिज्म वो चीज है जिसका नीचे वाला शेप ऊपर वाले शेप से मैच करे, एकदम सेम, और पिरामिड वो है जो एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए। नेम कैसे पड़ेगा, बहुत ही आसान है, चाहे प्रिज्म हो चाहे पिरामिड, नीचे वाला फिगर देख लो, अगर वो ट्राइंगल है यानी त्रिभुज, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म या पिरामिड बोलेंगे। अगर वो चतुर्भुज है नीचे, तो चतुर्भुज पिरामिड या चतुर्भुज प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। बस वही है, खाली नीचे वाला देखना है। जैसे देखो इसके नीचे वाला देखो ट्रायंगल है, इसके नीचे वाला ट्रायंगल है, इसके नीचे वाला जो है वो ट्रायंगल है, तो इसका नेम है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसके नीचे वाला भी देखो ट्रायंगुलर है ना, तो इसका नेम है ट्रायंगुलर पिरामिड। सर जी इसके नीचे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रिज्म यानी वर्ग प्रिज्म। और इसके नीचे देखो रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसके नीचे देखो 5 भुजा वाला है तो पेंटागोनल प्रिज्म, इसके नीचे 6 भुजा वाला है हेक्सागोनल प्रिज्म, इसके 7 है तो ऑक्टागोनल, 8 है ऑक्टागोनल, सही है। जो नीचे फिगर रहेगा वही फिगर देख करके नाम बताया जाएगा। ये देखो ये सब जो है वो प्रिज्म है, ये पिरामिड है, तो ये ट्रायंगुलर है, और ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, यानी देखो 6 साइड है ना, ऑक्टागोनल है 8 साइड है। तो जो नीचे फिगर रहेगा वही फिगर देख करके बताया जाएगा। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओहो हो खत्म हो गया, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सही है। तो ये थी पूरी कल की क्लास, और आज की क्लास, कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, दोनों को मिला लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, पूरी ज्योमेट्री खत्म हो गई है। कोई भी क्वेश्चन आप करिए, एक भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। बाकी हम 20 से 30 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।